हेलो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने अलंकार वाली वीडियो को ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल कराया है। उसको आप यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं पर भी अलंकार ट्रिक लिखकर सर्च करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट नंबर पर वो वीडियो दिखाई देगी और उसको बहुत ज़्यादा आपने सहयोग दिया है, प्यार दिया है। तो इसी प्रकार से आप प्यार और सहयोग देते रहिएगा जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो यहाँ पर लाता रहूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में आपके लिए ऐसी ही एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जो है समास को पहचानने की ट्रिक है। आप इस वीडियो के देखने के बाद समास को बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे और परीक्षा में कोई भी परीक्षा हो चाहे उसमें समास से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, एक से ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए समास को बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम समास की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक, जब क्या होता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। समास के प्रकार देखिए, समास के भेद पूछे तो आप बताएंगे समास के 6 प्रकार मिलते हैं। मैं इसके बाद आपके लिए ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की। पहले इसके प्रकार देख लीजिए। फर्स्ट प्रकार है अव्ययीभाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुब्रीहि समास। हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपके लिए इनको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता देता हूं। इसके बाद हम इन सभी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? द्वंद्वी अब तक, इतना याद कर लें, आपके लिए सभी समास याद हो जाएंगे। द्वंद्वी अब तक, इसको अलग अलग हम लिख दें तो इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। इसको दू दी आ बा ता का। अब इसका मतलब क्या होगा? दो से होगा द्वंद्व, दुई से होगा द्विगु और आ से होगा अव्ययीभाव, बा से होगा बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय। इस ट्रिक के माध्यम से आप समास के जो 6 प्रकार उनको अच्छे से याद रख सकते हैं। द्वंद्वी अब तक ट्रिक आपके सामने है। ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि परीक्षा में यदि समास पूछे तो हम इनको कैसे पहचानेंगे कि दिए गए उदाहरण में कौन सा समास है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट प्रकार देखिए समास का अव्ययीभाव समास। बहुत ही सरल है इसको पहचानना। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगाओ, उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे कि यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रा, प्रति आदि क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। यदि आपके लिए किन्हीं भी शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो वहां पर कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। उपसर्ग आपके सामने है, उदाहरण से समझते हैं। यथा संभव, इसमें देखिए यथा संभव में यथा धन संभव, तो यथा यहाँ पे क्या हो गया? यथा यहाँ पे अव्यय लगाए, उपसर्ग लगाए, तो इसमें अव्ययीभाव समास हम लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा? जैसा संभव हो, जिसका विग्रह जिसको बोलते हैं। अनुरूप, तो अनुधन रूप, यानी कि अनु इसमें क्या? उपसर्ग है, इसका विग्रह करें रूप के योग्य। तो जब भी आपके लिए उपसर्ग दिख जाए शब्द के प्रारंभ में तो वहां पर अव्ययीभाव समास लगाएंगे। जैसे कि अव्यय आपके सामने भी लिखे हैं, इनको हम उपसर्ग की भी बोलते हैं। आजन्म, इसमें देखिए आ लगा है उपसर्ग, इसका विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। तो आजन्म में आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे, इसमें अव्ययीभाव समास होगा। प्रतिदिन में देखिए प्रति यहाँ पे क्या है? उपसर्ग लगा है, प्रतिदिन दिन, तो यहाँ पे इसमें शब्द में क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। समझ में आ गया? बहुत ही सरल है। जब भी आपके लिए इनमें से कोई भी एक उपसर्ग लगा मिल जाए वहां पर आप अव्ययीभाव समास लगा देंगे। चलिए हम दूसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड तत्पुरुष समास। इसको कैसे पहचानेंगे? बहुत सरल होता है इसको भी पहचानना कि समास को विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह कौन से होंगे? का, की, को, के लिए, मैं, पर, से आदि। इस प्रकार से जो होते हैं उन्हें हम कारक चिन्ह बोलते हैं। इनका क्या हो जाता है? जब विग्रह करते हैं तो वहां पर इनका लोप हो जाता है या विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण से समझिए, यश प्राप्त, इसका विग्रह करा यश को प्राप्त। देखिए विग्रह करने पर तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन शब्द में यहाँ पे लोप है, यश प्राप्त। इसका विग्रह क्या हो? यश को प्राप्त, लेकिन इसमें कारक चिन्ह का लोप है तो यश प्राप्त किसका उदाहरण हो जाएगा? तत्पुरुष समास। मुंह मांगा, इसका विग्रह करेंगे मुंह से मांगा,
तो इसमें से कारक चिन्ह है, लेकिन मुंह मांगा में यहाँ पे लोप हो रहा है से कारक चिन्ह का, तो इसमें तत्पुरुष समास लगा देंगे। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, तो के लिए यहाँ पे कारक चिन्ह होगा, लेकिन सत्याग्रह कहने से इसका लोप हो रहा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास लगाएंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो कारक चिन्ह का इसमें लोप है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। नीति निपुण, नीति में निपुण, तो यहाँ पे देखिए मैं कारक चिन्ह का लोप है, तो नीति निपुण में तत्पुरुष समास होगा। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपकी परेशानी को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम अगला प्रकार देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। इसको कैसे पहचानेंगे कि जिस समास में प्रथम पद यानी कि पहला पद क्या हो, दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय हम समास कहते हैं। यानी कर्मधारय समास में क्या होगा, जो पहले वाला पद होगा वो दूसरे पद की क्या विशेषता बताएगा, वहां पर हम कर्मधारय समास लगा देंगे। इसमें और एक नोट याद रखिए कि विग्रह करते समय इसमें है जो या के समान शब्द आए तो आप आंख बंद कर कर कर्मधारय समास पर टिक कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। उदाहरण से समझिए, काली मिर्च, इसका विग्रह करें काली है जो मिर्च। देखिए विग्रह करने पर है जो आ रहा है, तो इस पर आप आंख बंद कर कर टिक कर सकते हैं कि कर्मधारय समास होगा काली मिर्च में। लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें जो पहला वाला पद है काली और दूसरा मिर्च है, तो पहली जो शब्द होगा वो दूसरे की विशेषता बताएगा। जैसे काली है जो मिर्च, यानी कि मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो काली शब्द मिर्च की विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, विग्रह करने से है जो मिल रहा है तो आप कर्मधारय पर टिक कर देंगे। और परिभाषा के अकॉर्डिंग नीला कमल की विशेषता बता रहा है, यानी कि जो कमल है वो कैसा है, नीला है, तो पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। चंद्रमुखी, तो यहाँ पे देखिए चंद्र के समान मुख वाली, तो के समान शब्द दिखाई दिया विग्रह करने पर, तो आप इस पर कौन सा टिक करेंगे, कर्मधारय समास। और परिभाषा के अकॉर्डिंग चंद्र कैसा है, चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि उसका मुख जो है वो चंद्र के समान है, तो मुख की विशेषता क्या है कि वो चंद्र के समान है, तो पहला जो शब्द होगा वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। चौथा उदाहरण देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो के समान दिखा विग्रह पर, सिंपल है जो या के समान दिखाई दे आप कर्मधारय पर टिक कर दें। बाकी परिभाषा क्या कहती है कि पहला दूसरे की विशेषता बताएगा। कमल नयन, यानी कि जो नयन है वो कैसे हैं, कमल की तरह कोमल है, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आ गया, और महान कैसा है, पुरुष कैसा है, महान है, तो पुरुष की विशेषता है महान। कर्मधारय समझ में आ गया, यानी कि पहला पद दूसरे की विशेषता बताए या फिर इसमें विग्रह करने पर है जो या के समान दिखाई दे, वहां पर आप कर्मधारय समास को टिक कर देंगे। चलिए हम चौथा प्रकार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए सबसे सरल होता है, यानी कि सरल तो सभी होते हैं, बस आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, डैश जो लगा होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, दो पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं ये शब्द दिखाई दे आए तो वहाँ द्वंद्व समास होगा, ठीक है। या तो योजक चिन्ह दिखाई दे या विग्रह करने पर और या एवं ऐसे शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर आप द्वंद्व समास लगा देंगे। उदाहरण देखिए, माता पिता, यहाँ पे डैश दिख रहा है योजक चिन्ह, तो इस पर आप द्वंद्व समास आंख बंद कर कर लगा देंगे तो आपका 100% सही होगा। विग्रह करने पर माता और पिता, और आ रहा है माता और पिता, विग्रह करने पर और आएगा। पाप पुण्य, योजक चिन्ह देखा, द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। पाप और पुण्य, और भी दिखाई दिए विग्रह पर। ऊंच नीच, ऊंच नीच तो योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास होगा। ऊंच या नीचे, यह है विग्रह करने पर। खरा खोटा, योजक चिन्ह, और खरा या खोटा दोनों तरीके से पहचान लेंगे, या तो योजक चिन्ह देख लीजिए या फिर और या एवं ये शब्द दिखाई दें तब भी आप वहां पर कौन सा लगा देंगे, द्वंद्व समास। इसका 5 उदाहरण देखिए, भाई बहन, योजक चिन्ह लगाए और विग्रह करने पर और आ रहा है भाई और बहन, तो यहाँ पर आप कौन सा लगा देंगे, द्वंद्व समास। इसका देखिए आप दूसरा भी और एक और तरीका मौखिक याद रख सकते हैं, जो दोनों पद होते हैं वो समान होते हैं, माता पिता दोनों समान होंगे। पाप पुण्य, यानी उनका महत्व बराबर होता है। देखिए पाप पुण्य, जितना पाप होता है ना पुण्य, है ना। भाई बहन, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, और योजक चिन्ह सब सिंपल है और दिखाई देगा या एवं विग्रह करने पर, कैसे भी पहचान सकते हैं, बस आप
कोई भी एक चीज़ याद रख लें तब भी आप परीक्षा में पहचान पाएंगे। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां जो प्रकार है द्विगु समास, ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। इसको कैसे पहचानेंगे कि जिस समास में पहला पद आपके लिए संख्यावाचक दिखाई दे या फिर आपके लिए समूह का पता चले, वहाँ पर आप द्विगु समास को टिक करेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे कि नवरत्न, तो यहाँ पे नव क्या है, संख्या को दर्शा रहा है, तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। विग्रह करेंगे 9 रत्नों का समूह। सप्तदीप देखिए, सप्त, तो पहला जो पद संख्यावाचक है इसका विग्रह करेंगे 7 दीपों का समूह। तो यहाँ पे पहला संख्यावाचक शब्द होगा तो द्विगु समास होगा। और देखिए यहाँ पे समूह का भी बोध हो रहा है हमें। तीसरा उदाहरण देखिए त्रिभुवन, तो त्रि यहाँ पे पहला शब्द है, पहला पद है, वो कैसा, संख्यावाचक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, द्विगु समास का उदाहरण। इसका विग्रह करेंगे 3 भुवनों का समूह। चौराहा, तो पहला देखिए चौ कैसा, इसका मतलब 4, तो संख्यावाचक है, तो इसका द्विगु समास होगा। विग्रह करेंगे 4 राहों का समूह। तिरंगा, तिरंगा, त्रि यानी कि ती जो है 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पे संख्यावाचक है, तो यहाँ पे द्विगु समास में हम पहचान लेंगे कि संख्यावाचक होगा पहला पद, वहाँ पे द्विगु समास होगा। चलिए हम समास का आखिरी प्रकार देखते हैं। देखिए दोस्तों, छठा जो है बहुब्रीहि समास। यदि 5 समास आप पहचानना सीख गए हैं तो छठा भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर कौन सा, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद इसमें प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। इसको पहचानना और सरल है, एक नोट याद रखिए, इसके उदाहरण में ज़्यादातर हमें देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। उदाहरण देखिए घनश्याम, तो देवी देवताओं का नाम है, तो इस पर बहुब्रीहि समास टिक कर सकते हैं। बाकी इसका विग्रह करें, घन के समान श्याम है जो, अर्थात किसका बोध हो रहा है, श्री कृष्ण का, तो तीसरे का बोध हो रहा है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात इसमें कौन का लंबा उदर है, गणेश जी, ठीक है, तो लंबोदर कहने से हमें गणेश जी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण मिलता है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात किसने गंगा को धारण कर रखी है, शिव जी ने कर रखी है, तो गंगाधर शिव जी को कहते हैं। तो गंगाधर से कहने से किसी तीसरे का बोध हो रहा है, किसका तीसरा, यानी कि शिव जी का, तो किसका उदाहरण है यहाँ पे, बहुब्रीहि समास। दशानंद, दशानंद कहने से आपके लिए रावण का बोध हो रहा है, इसका विग्रह होगा 10 है आनंद जिनके, अर्थात किसके हैं दशानंद, 10 सिर के किसके हैं, रावण के हैं, तो दशानंद हमारा कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, देवी देवताओं के नाम मिल रहे हैं आपके लिए, तो वहाँ पर आप बहुब्रीहि समास को टिक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए समास की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को भी अलंकार वीडियो जैसा वायरल कराने में सहयोग करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक वाली वीडियो और डिटेल वीडियोज़ लाता रहूँ। मैंने हिंदी व्याकरण को कंप्लीट भी पढ़ाया हुआ है चैप्टर वाइज, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ट्रिकी हिंदी ग्रामर, वहाँ से हिंदी व्याकरण को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण आपके लिए सभी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।